अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। बेसिकली लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने बेसिक स्टार्ट किया, मेटालिक करेक्टर डिस्कस किया, हम लोग ने ग्रुप 1 की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली थी। आज हम लोग ने स्टार्ट करना है हेलोजेंस के साथ। हेलोजेंस मतलब ग्रुप 7। अच्छा, हेलोजेंस को हम लोग पता क्या कहते हैं? हेलोजेंस का एक और नाम होता है, हेलोजेंस का एक और नाम होता है सॉल्ट फॉर्मर्स। सॉल्ट फॉर्मर्स बिकॉज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर यही होती हैं कि ये जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं हेलोजन ग्रुप तो ये सॉल्ट बनाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं सॉल्ट फॉर्मर्स। ओके, अब हेलोजेंस जो हैं, हमने ग्रुप 1 में क्या कहा था कि दे आर द मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप ऑफ मेटल। सिमिलरली ग्रुप 7 halogens are the most reactive group of non-metals, are the most reactive group of non-metals। ठीक है जी। फ्लोरीन being the most reactive, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है, हम लोग वी विल डिस्कस दैट इन अ मिनट। ओके, एंड ग्रुप 7 have similar features, क्यों? As they have 7 valence electrons in their outermost shell, valence electrons। ओके जी, नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ। हमने बेसिक सारे बात कर ली। नाउ हमने थोड़ी सी आज पेस जल्दी रखनी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विद फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, हम लोग कहते हैं कि इनकी हेलोजेंस कंसिस्ट, हमें पता है। अच्छा, मैं पहले एक मिनट, आप लोगों को अगर कंफ्यूज हो रहे तो मैं हेलोजेंस बता देता हूँ ग्रुप 7 में कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है फ्लोरीन, फिर हमारे पास होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। ये हमारे पास इनका ग्रुप होता है। और हमने कहा कि जी फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। सबसे पहली बात हमने कहा कि हेलोजेंस कंसिस्ट ऑफ डाई एटॉमिक कंपाउंड्स। ठीक है, हमें पता है कि ये सब डाई एटॉमिक इन नेचर होते हैं। Cl2, I2, Br2, ये सब डाई एटॉमिक होते हैं। दे आर कंसिस्ट ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और हमने कहा दे हैव लो melting and boiling points, low melting and boiling points, which increases down the group, which increases down the group। अच्छा, अब सबसे पहला सवाल आता है कि भाई लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होती है? लो मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होती है कि जो उसका स्ट्रक्चर होता है ना, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत एक सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। और उनको जिन्होंने हेल्ड टुगेदर किया होता है वो होते हैं वीक वेंडर वॉल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वीक होती हैं, तो जब वीक होते हैं तो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, हेंस लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये लिख लेते हैं कि वाई लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये इसलिए कि दे कंसिस्ट ऑफ a simple molecular structure with diatomic molecules। ठीक है जी। और हमने कहा and these molecules are held together with weak intermolecular forces, with weak IMF intermolecular forces, या तो van der Waal forces of attraction, van der Waal forces are held together with weak intermolecular forces या van der Waal forces। Thus they are easily broken as less energy is required to overcome these forces of attraction
देयरफॉर कंक्लूजन ये है, दे हैव अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पहले आप लोगों को मैंने चीज क्लियर कर दी कि इनके पास लो क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं। फिर हमने सेकंड बात की, इस सेंटेंस के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स और एक है विच इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप क्यों, डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज क्यों करती हैं, डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों करती हैं, वो इसलिए करती हैं कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ हेल्ड टुगेदर है, हमें पता है। लेकिन हमें पता है कि जब स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो इंक्रीज करती हैं डाउन द ग्रुप। वो इंक्रीज क्यों करती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, थस मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम दीज वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो इसको भी लिख लेते हैं। अब आप लोग कह रहे हो, सोच रहे होगे कि यार इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो रहे हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं तो उतनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो रहे हैं, मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो अब हम लोग नीचे लिखेंगे वाई, ये तो हाईलाइटेड है, हम लिखेंगे वाई डाउन द ग्रुप, वाई डाउन द ग्रुप melting point increases, इसलिए कि the halogens molecules are held together with weak intermolecular forces. The intermolecular forces increases down the group, increases down the group। क्यों इंक्रीज होती हैं, as the number of electrons increases, मतलब इलेक्ट्रॉन शेल ज्यादा हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, as electrons increases, thus more energy is required to overcome these forces of attraction, therefore down the group their melting points increases। तो अब होता क्या है, जो क्लोरीन और फ्लोरीन होते हैं, ये नोट बना के लिख लें, नोट बना के अपने पास लिख लें कि जो क्लोरीन और फ्लोरीन होते हैं, उनके पास वो क्लोरीन और फ्लोरीन की सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, क्योंकि वो बिल्कुल स्टार्ट में होते हैं, तो ये जो होते हैं क्लोरीन और फ्लोरीन, दे आर इन गैसियस स्टेट्स, मतलब ये गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब डाउन द ग्रुप हमारे क्लोरीन फ्लोरीन, जब हम लोग ब्रोमीन पे पहुंचते हैं, क्यों होते हैं, क्लोरीन एंड फ्लोरीन आर इन गैसियस स्टेट्स, क्यों, वीक आईएमएफ, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जब हम लोग ब्रोमीन पे पहुंचते हैं, सो Br2 इज इन लिक्विड स्टेट, ब्रोमीन इज इन लिक्विड स्टेट as IMF increases, and iodine and astatine are solid as they have the greatest intermolecular forces, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्लोरीन और फ्लोरीन आर इन गैसियस स्टेट्स, क्यों, क्योंकि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है। लेकिन डाउन द ग्रुप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं। तो उससे हो क्या रहा है कि अब ब्रोमीन पे हम पहुंचे तो ब्रोमीन लिक्विड स्टेट पे, हम ब्रोमीन से नीचे गए आयोडीन पे, तो आयोडीन सॉलिड है, फिर एस्टेटीन सॉलिड है। तो हमें से क्या पता चला कि वो क्यों होती है सॉलिड, बिकॉज दे हैव द ग्रेटेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जी। Now we are continuing with our physical properties। अब हम लोगों ने एक बात करनी है, और वो बात ये है कि the intensity of the halogens increases down the group। अब हम लोग को इंटेंसिटी किस तरह पता चलती है, इंटेंसिटी मतलब कि उनके जो कलर्स हैं वो डाउन द ग्रुप ज्यादा हो रहे हैं, मतलब डाउन द ग्रुप इनकी इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है। और ये जो मैं कलर्स लिखवा रहा हूँ ये याद करना जरूरी है। नंबर 1 फ्लोरीन है, हमें पता है फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद हमारे पास क्लोरीन आता है,
क्लोरीन के बाद हमारे पास ब्रोमीन आता है, एंड ब्रोमीन के बाद आयोडीन एंड एस्टेटीन। ओके, जो फ्लोरीन होता है हमारे पास, जो फ्लोरीन होता है उसका कलर जो होता है, जो उसका कलर होता है वो होता है पेल येलो। अब हम लोग पेल येलो, अब हम जैसी क्लोरीन पाएंगे उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज होगी, वो ग्रीनिश येलो बन जाएगा, ग्रीनिश येलो बन जाएगा। जैसे ग्रीनिश येलो अब ब्रोमीन पे पहुंचेंगे तो ब्रोमीन रेडिश ब्राउन होता है, हमको पता, हम सबको पता है कि ब्रोमीन इज रेडिश ब्राउन इन कलर। और हम जैसे ब्रोमीन से आयोडीन पे पहुंचेंगे तो वो बिल्कुल ब्लैकिश, मतलब रेडिश ब्लैक या ब्लैकिश ब्राउन होता है, बिल्कुल ब्लैकिश ब्राउन सा होता है। और फिर एस्टेटीन बिल्कुल ब्लैक होता है। तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप इंटेंसिटी increases, down the group intensity increases। ठीक है जी। now we will move on to the chemical properties of halogens। ओके, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन की हम बात करें तो हमने कहा सबसे पहला कि हेलोजेंस की भी सबसे पहली सेम होती है कि हेलोजेंस क्या करते हैं, दे रिएक्ट with most metals to form compounds called halides। Halogen tends to gain one electron into their valence shell to form halide ions। The halogens react with most metal to form compounds known as halides। ठीक है जी। तो इसकी एग्जांपल ये है कि हमारे पास सोडियम है, क्लोरीन है, ये बन गया 2NaCl। तो ये जो होगा ना, ये जो कंपाउंड है ये सॉल्ट है, लेकिन हम इस कंपाउंड को हैलाइड आयन भी कह सकते हैं, हैलाइड्स कंपाउंड भी कह सकते हैं, सोडियम हैलाइड भी कह सकते हैं। ठीक है जी। ओके, अब हम लोग ने बात करनी है द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस। अच्छा, अब हमने कहा कि फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव, मतलब कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। रिएक्टिविटी क्यों डिक्रीज हो रही है? अच्छा मुझे बताएं, मेटल्स का काम क्या है, मेटल्स का काम क्या है? इनके पास नॉन मेटल्स है ना, ये लोग, मेटल्स का काम क्या है, दे वांट टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ईज ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन कब इंक्रीज होती है? जब न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाए। लेकिन ये है नॉन मेटल्स, ये है नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स का नॉन मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटल्स के पास नॉन मेटेलिक करेक्टर होता है, और नॉन मेटेलिक करेक्टर का गोल क्या होता है कि दे हैव द ईज ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, द ईज ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नॉन मेटेलिक करेक्टर का गोल क्या है कि कितना इजी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन। नॉन मेटेलिक करेक्टर ये होता है कि ईज ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो ईज ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन के फैक्टर क्या है, उसका फैक्टर क्या है कि जितना ज्यादा होल्ड होगा न्यूक्लियस का उतना आसान होगा टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। हम क्या लिखेंगे, मोर द होल्ड, more the hold of nucleus, more the hold of nucleus on the valence electron, on the valence electrons, easier to gain electrons, it is easier to gain electrons and difficult to lose electron। तो जब हम मेटल की केस बात करते हैं, जब हम लोग मेटल की बात करते हैं तो मेटल के अंदर जितना दूर हो, जितना होल्ड कम हो, उतना आसान होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर जितना करीब हो, जितना करीब हो न्यूक्लियस का होल्ड, उतना आसान होता है टू गेन इलेक्ट्रॉन, to gain electron and form a negative ion। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड फ्लोरीन पे सबसे ज्यादा है। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन शेल ज्यादा हो रहे हैं तो न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम हो रहा है। जब न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट एंड गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पूरी कहानी है।
ये पूरी कहानी है जो हम लोग जल्दी से एक समराइज उसमें लिखते हैं। हो रहा क्या है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्यों? as the hold of nucleus decreases, as the hold of nucleus on the valence electron decreases, more as the hold of nucleus on the valence electron decreases, more the hold of the nucleus easy to gain the electrons, as the atomic size increases, it becomes difficult to attract electrons down the group, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेल ज्यादा हो रहे हैं, होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस कम हो रहा है, तो एटॉमिक साइज जब इंक्रीज होता है, होल्ड ऑफ न्यूक्लियस कम होता है, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स डाउन द ग्रुप। सो कंक्लूजन क्या है हमारे पास, फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव and astatine is the least reactive or is the least reactive, ठीक है जी। reactivity decreases down the group as the hold of nucleus on the valence electron decreases, more the hold of the nucleus easy to gain electrons, as the atomic size increases it becomes difficult to attract electrons down the group, therefore fluorine is the most reactive and astatine is the least reactive। और हम लोगों ने एक इधर बहुत इंपॉर्टेंट नोट बनाने लगे हैं, नोट याद रखना कि more reactive halogens can displace less reactive halogens. We will discuss this in a minute. अच्छा, जब मैं कहता हूं कि more reactive halogens can displace less reactive halogens, तो similarly more reactive metal, मैंने कल ये मिस कर दिया था, more reactive metal can also displace the less reactive metal। डिस्प्लेस का क्या मतलब होता है, लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस का क्या होता है, इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है हम अभी देखते हैं। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ऑलराइट, हम कहते हैं कि reactive metals will replace less reactive metal and these are known as displacement reactions. So for example, potassium plus sodium chloride will give us what? अब मुझे बताएं metals के अंदर क्या होता है, metals के अंदर क्या होता है कि उनकी reactivity increases down the group, तो लिथियम है, सोडियम है और फिर पोटेशियम है। तो हमें पता है कि पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, हमें पता है पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। तो होगा क्या, पोटेशियम विल डिस्प्लेस सोडियम। किस तरह डिस्प्लेस करेगा, होगा कुछ इस तरह कि जो पोटेशियम है it will go and react with the chlorine and sodium अलग हो जाएगा। तो होगा इस तरह कि KCl बन जाएगा और प्लस Na सेपरेट हो जाएगा। सिमिलरली एक और रिएक्शन देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम प्लस रुबिडियम क्लोराइड will give us what?
अच्छा बताएं, I'll give you a couple of time to think about it. बताएं क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा. There will be no reaction, no reaction will take place. क्यों? हमने कहा down the group in metals, down the group reactivity increases. Reactivity increases. Sodium is less reactive than rubidium. Is less reactive than rubidium. So it cannot then rubidium. So it will not displace rubidium. It cannot displace rubidium. ठीक है जी. और हमने फिर एक और स्टेटमेंट कहा थी कि मोर रिएक्टिव नॉन मेटल विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव नॉन मेटल. अब नॉन मेटल से हम लोग जब एग्जांपल करते हैं तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लोरीन प्लस सोडियम ब्रोमाइड, तो ये हो जाएगा, बैलेंस कर दो ये, सो इट विल गिव अ स्पॉट. अब मुझे बात सुने, हमने कहा कि हेलोजेंस के अंदर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. तो फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीड, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमाइड, तो हमें पता है कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन. तो होगा क्या, क्लोरीन विल डिस्प्लेस इट. तो रिएक्शन क्या बनेगा, रिएक्शन बनेगा NaCl प्लस Br2, और ये बैलेंस कर दो तो 2NaCl प्लस Br2 बन जाएगा, डिस्प्लेस हो गया. सिमिलरली फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन है, उसने रिएक्ट किया है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, क्लोरीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड. अब पोटेशियम आयोडाइड है, होगा क्या, आयोडीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा. तो दिस विल डिस्प्लेस आयोडीन, तो KCl प्लस I2 बन जाएगा. ठीक है जी. तो आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने हैलोजेंस को डिस्कस कर लिया. एंड अब मैंने ये सोचा है कि इंस्टेड ऑफ वन वीडियो मैं 2-3 वीडियोस बनाऊंगा. हैलोजेंस आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग या तो नोबल गैस डिस्कस करेंगे या तो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे, एनी वन ऑफ देम, क्योंकि हमारे पास ये दो चीज़ें रह गई हैं टू कवर. ठीक है जी. सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम अराउंड.